नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और कटिहार से बड़ी खबर, जहां पर लव जिहाद मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 पर पीड़ित जूली का यह दावा है कि धर्मांतरण के लिए उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। जान से मारने की उसे धमकी दी गई। पति तौफीक ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। साथ ही परिवार वालों पर मारपीट का आरोप भी जूली ने लगाया है। लव जिहाद से आजाद होना चाहती है अब जूली। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पूर्णिया, जहां के जीडी गोयनका स्कूल में एजुकेशन फेस्ट बिहार का आयोजन किया गया। और इसी एजुकेशन फेस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के काउंसलर मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और इसी एजुकेशन फेस्ट में रूस और कनाडा से भी शिक्षाविद पहुंचे हुए हैं। और तकरीबन 2000 के आसपास यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, जिनकी जिज्ञासा को शांत किया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैरियर काउंसलिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वो कैरियर काउंसलिंग इस वक्त यहाँ होती हुई। We are going to present this robot and how it works. So let's get into the hardware. This is Gripper. It is responsible to pick any object and keep it at desired location. These two visual motors you see are actually DC gear motors. The first motor is responsible for making the gripper close and open it. And this motor you see is actually responsible for incline and decline movement of this gripper. Both these motors are connected to this motor driver, which is L293D. And this motor driver is then connected to this Arduino board. Now, the other two motors that are not visible are actually placed inside this robot. These two motors are responsible for the movement. और एक बार फिर से बात लव जिहाद पर चुप्पी आखिर क्यों है, इस बड़े सवाल की। तो कटिहार में लव जिहाद के मामले का बड़ा खुलासा सामने है, जिसमें न्यूज़ 18 पर पीड़ित जूली ने यह दावा किया कि धर्मांतरण के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा है। जान से मारने की उसे धमकी दी गई। पति तौफीक की तरफ से जान से मारने की धमकी दी जाती है। परिवार वालों पर मारपीट का आरोप भी जूली लगा रही हैं। लव जिहाद से अब वो आजाद होना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें चले जाने का आभास हुआ और उसके बाद अब वो इस बंधन से मुक्त होने के लिए थाने का चक्कर लगा रही हैं। कोर्ट मैरिज के कितने दिनों के बाद आपको इस बात का की जानकारी हुई कि ये जो लड़का है ये राजपूत नहीं है, ये तौकीर है? 2019 में जानकारी हुआ हमको, जब हम घर गए उसका फर्स्ट बार। 17 से लेकर 19 तक जूली, आप क्या उसके साथ नहीं रह रही थी? वो क्या आपके साथ नहीं रह रहा था? आप उस दौरान कहाँ रह रही थी? हम अपना मायके में रहते थे। यानी शादी के 2 साल तक आप अपने मायके में ही थे? हाँ, 2-3 साल तक हम अपना मायके में थे और वो हमको घर नहीं ले जाता था। अपना बोलता था घर बनेगा, तैयार होगा तब ले जाएंगे। अभी घर तैयार नहीं हुआ है। उस दौरान तौकीर कहाँ रह रहा था? वो मतलब 2 साल पे आता था बाहर से, सऊदी से। वो 2-3 महीना रहता था, 2-3 महीना 4 महीना रहता था, फिर उसके बाद चले जाता था वो बाहर। तो इस 2-3 महीने वो कहाँ रह रहा था? क्या वो आपके साथ आपके घर आकर रह रहा था? हाँ, मेरे घर में भी रहता था। वो अपना घर भी जाता था, कहता था मेरा खेती गृहस्थी है, माँ है, देखना जाना होगा देखने के लिए। वहाँ भी रहता था, अपना घर में भी, यहाँ भी आता था, यहाँ भी रहता था। तो देखिए, लव जिहाद के जिस मामले को लेकर अब जूली इंसाफ चाहती हैं। कटिहार में लव जिहाद की इस घटना से बिहार की सियासत जो है वो गर्मा गई है और सियासी घमासान इस वक्त तेज हो चुका है। सभी दलों ने दोषी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, धर्म परिवर्तन के लिए किसी को मजबूर करना, धोखे में रखकर किसी से शादी करना, दोनों गैर कानूनी है। और जो धमकी दी जा रही है वो तो गैर कानूनी है ही।
तो जो भी ये काम कर रहा है उस पर कानून सम्मत कार्रवाइयाँ होंगी, कई तरह की धाराएं लगेंगी और वो भारत नहीं दुनिया के किसी भी देश में जाके छुप के बैठे हो, बिहार पुलिस वहाँ से पकड़ के लाएगी। निश्चिंत रहिए, ऐसे किसी भी लोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम युवक ने अपने को हिंदू बता करके फरेब कर करके लव जिहाद में फंसा करके और अपने विदेश भाग गया और वहां से पूरे परिवार को मारने की धमकी दे रही है। ये ठीक घटना नहीं है, इसकी जितना भी निंदा की जाए ये कम है। ऐसे घटनाओं पर सरकार अंकुश लगाए और इस पर कानूनी कार्रवाई करे और उस परिवार को संरक्षण दे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरेगी। कटिहार से जो घटना निकलकर सामने आ रही है बेहद चिंताजनक है। वहां का स्थानीय प्रशासन पुलिस लड़की द्वारा लगाए गए आरोपों की सघनता के साथ जांच करेगा। जांच के उपरांत यह मालूम चल पाएगा कि कहां त्रुटियां, कहां गड़बड़ी की गई है। और एक बात एकदम तय है कि जिस किसी ने भी गड़बड़ी की है उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। बिहार में जहां माता सीता की धरती में एक बेटी न्याय मांग रही है और उसमें भी प्रशासन के और शासन के लोग लीपापोती करने में लगे रहते हैं, यह कहीं न कहीं हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। सरकार को हर एक चीज को वोट की राजनीति से देखना, उस चश्मे को उतार के देखना चाहिए। बिहार में बेटियों का सम्मान होना रहा है और आगे भी होना चाहिए। पटना में ट्रिपल तलाक के मामले में अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां कोलकाता की रहने वाली शाबिया नाज ने रिटायर्ड आईजी के बेटे और अपने पति सैफ रहमान पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। साबिया का कहना है कि रिटायर्ड आईजी सहित पूरा परिवार उनके साथ मारपीट करता था। पीड़िता कोलकाता के बड़े कारोबारी की बेटी हैं। महिला ने शास्त्री नगर थाने में लिखित आवेदन भी दिया है, लेकिन मामला रिटायर्ड आईजी से जुड़ा होने की वजह से पुलिस इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पीड़ित महिला और उसके पिता से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। कोलकाता के एक कारोबारी हैं और उन्होंने अपनी बेटी की शादी राजधानी पटना में की है। रिटायर्ड आईजी हैं, उनके बेटे से जो जिस समय शादी हुई वो एम्स में डॉक्टर थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और फिलहाल हाजीपुर में वो काम कर रहे हैं। जो उनकी बहू है रिटायर्ड आईजी की, रहमान साहब उनका कोई नाम है, और वो एक हाथ में तस्वीर ली हुई है। इस तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखिए किस तरीके से फिजिकली असॉल्ट किया गया है। वाकई में ये तस्वीर जो है वो हैरान करती है कि एक रिटायर्ड आईजी के घर में उनकी बहू के साथ इस तरह सलूक हो रहा था। बात यहीं तक नहीं रुकी है, 3 तलाक बोलकर इनको तलाक भी दे दिया गया है। और छोटी छोटी बच्चियां हैं, एक बेटा एक बेटी है, 5 साल की बेटी, और ये छोटा मासूम बेटा है। और एक बहू के साथ जिस कदर व्यवहार होना चाहिए था। रिटायर्ड आईजी हैं और बहू का आरोप है कि घर में मारपिटाई की जाती थी और मारपिटाई करने वाले खुद रिटायर्ड आईजी हैं। और क्या नाम है उनका, आपके ससुर का? मोहम्मद रहमान। क्या होता है घर में, क्या होता था आपके साथ, हस्बैंड के साथ क्या होता? मतलब घर में हर वक्त मतलब अब्यूज, हरासमेंट, फिजिकल वायलेंस, फिर मेंटल भी वायलेंस, मतलब सब कुछ होता है। ऐसा क्यों होता है? कारण हम अब वो लोग जाने, मुझे नहीं पता, पर मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो रीज़न है। और मेरी सास को मुझसे आप अपोज करती थी एक्स्ट्रा जो अफेयर था उसका, इसके चलते आपको भुगतना पड़ा, ये लगता है? मुझे तो नहीं पता ये, मतलब मुझे खुला ये बात, तो मैंने अपने हस्बैंड से मतलब वो पूछा कि ये ऐसा वैसा है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ मेरे मतलब मुझे वो पसंद है और मैं उससे शादी करूँगा। मैंने वहाँ कमिटमेंट कर चुका हूँ। तुमको अपना घर जाना है जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रखूँगा तुम्हें। शादी किए थे तो बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी उपहार के तौर पर? बहुत मेरे 30 लाख कैश भी था और घर का सारा बाकी सामान था। सोना में भी वो लोग सेट बोले थे कि भारी देने के लिए 10 लाख 15 लाख का सेट था मेरा। फिर बाकी मेरे हस्बैंड को भी सारा गोल्ड का, फिर मेरे ननद को भी गोल्ड का सामान दिया गया था। मोहम्मद सैफ रहमान। ये क्या है, डॉक्टर? हाँ, ये रेडियोलॉजिस्ट हैं। रेडियोलॉजिस्ट हैं जी। तो ये आपको 3 तलाक भी उन्होंने दिया है? 3 तलाक। बिहार में मंत्रियों के बंगले को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। जी हां, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आवास खाली करने को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि मुझे नोटिस के साथ 2,36,000 का जुर्माना का नोटिस भी थमाया गया है। रेणु देवी ने कहा कि जब तक उन्हें रहने लायक दूसरा मकान नहीं मिलेगा, वो आखिर ये मकान खाली करे भी तो कैसे। तो अचानक मेरे पास एक नोटिस आ रही है
कि आप पर इतना अर्थदंड 2,86,000 लगाया जा रहा है। ये जुर्माना लगाया गया 2,36,000। 2,36,000 जुर्माना लगाया गया। हम कहेंगे भैया आप किस ये में जुर्माना लगा, हम तो ऑलरेडी विधायक हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम विधायक नहीं हैं, मंत्री नहीं है, उप मुख्यमंत्री नहीं है, तो आज विधायक तो हम हैं। हमको क्यों जुर्माना लगाया? हमने तुरंत लेटर लिख के दिया। हमने सचिव से भी बात कही, सचिव बोले कि भैया हमको पता नहीं है, उनका विभाग अलग है, वो कर रहे हैं। रेणु जी, लेकिन एक बात है, एक बात है कि इससे पहले भी जितने भी डिप्टी सीएम रहे या कोई भी हो, वो अगर हटता है तो उसको एक प्रक्रिया है, उसमें आपको खाली करना ही है, जुर्माना लगता ही है। तो इसमें नया क्या है जो इसको इतना बड़ा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए, मेन बीजेपी की तरफ से कोई नया चीज नहीं है। मेरा कहना है कि जो लोग अनऑथराइज हैं, जिसका कोई स्टेटस नहीं है, वो कोई भी एमएलए नहीं है, वो इतने दिनों से मकान रखे हुए हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो मकान रखे हुए हैं, उनको कोई भी किराया का नोटिस नहीं जाता है। लेकिन एक जो पूर्व मंत्री 5 बार से विधायक और आज भी अगर मंत्री के बाद अगर हटी हैं तो विधायक हैं, तो जब जो आवास आप दिए हैं जब तक वो खाली नहीं होगा और रिपेयर नहीं होगा तो हम कैसे जाएंगे? और अर्थदंड लगाने का क्या कारण था? ऐसे भ्रम पैदा करने के लिए कुछ से कुछ बोल देना, ये तो अच्छा बात नहीं है। कल हम मंत्री नहीं रहेंगे, हमको एज एमएलसी ये क्वार्टर अलॉटेड है, हम कल एमएलसी नहीं रहेंगे तो हमको तो मकान खाली करके जाना पड़ेगा। और उसका एक प्रावधान है, बिल्डिंग लॉ है, पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग लॉ है, उसके हिसाब से हमको 3 महीने तक मैक्सिमम रह सकते हैं। 3 महीने के बाद अगर हम रहेंगे तो ये लोग कैबिनेट के मेंबर थे जब ये कानून लाया गया था, बीजेपी साथ थी कि 30 गुना मार्केट रेट से 30 गुना ज्यादा आपसे पेनल्टी लिया जाएगा, तो पेनल्टी तो सबको देना पड़ेगा। आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर सब पेनल्टी दे रहे हैं, क्योंकि एक व्यवस्था थी कि पहले के लोग जो यहाँ पर पोस्टेड रहते थे, अफसर बाहर चले जाते थे, घर को छोड़ते नहीं थे, और फिर 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना तक जबरदस्ती रह रहे थे, तो फिर उनका इसलिए तो ये जुर्माना का प्रावधान किया गया। या तो जुर्माना दीजिए। अब 2,36,000 रुपए जिसका जुर्माना आया है, अब इनको तो एनओसी लेना पड़ेगा। जब ये नॉमिनेशन करने जाएंगे कोई भी, तो इनको एनओसी लेना पड़ेगा भवन निर्माण से। सरकारी मकान में रहते हैं तो कहां से देगा भवन निर्माण एनओसी? हम भी तो कानून से बंधे हुए हैं, कैबिनेट में पास है, आप उसके पार्ट हैं, जुर्माना क्यों नहीं दीजिएगा? जुर्माना सबको देना पड़ेगा। तो अपने नेताओं को बंगला खाली करने के नोटिस पर बीजेपी ने पलटवार किया और पूछा कि जेडीयू के नेताओं को आखिर इस तरह का नोटिस क्यों नहीं भेजा गया। आवास की व्यवस्था आप विकल्प उनको पहले से बना दें, आवास उनको दे दें, तब ने आवास खाली कराएं। आप आवास खाली कराने का कागज भेज देते हैं और आवास में जो पहले से रह रहा है वो खाली किए हुए नहीं है, तो कैसे शिफ्ट करेगा? अब हमारा ही तो आवास मिला है पोलो रोड में, अब वहां पर उनके लोग अभी तक रह रहे हैं। मेरा तो नीतीश कुमार से प्रश्न है कि आप दोनों उप मुख्यमंत्री का आवास खाली कराने को कहते हैं, आप नेता प्रतिपक्ष का आवास जबरदस्ती खाली कराने का नोटिस देते हैं, लेकिन किस नाते एक व्यक्ति जो 6 महीने पूर्व खत्म जिसका हो चुका है विधान परिषद का, उसको आपने क्यों आवास दिया हुआ? तो यह सब एक कुछ नीतीश जी की शुरू से आदत रहती है कि कुछ वह डमी रखते हैं, जो डमियों का उपयोग करते हैं, वह डमी का उपयोग राजद के खिलाफ भी करते हैं, भाजपा के खिलाफ भी करते हैं। इस तरह के डमी लोगों की चिंता में बिहार में शराब माफिया गंगा के जलस्तर में कमी होने के साथ ही देसी शराब के निर्माण में अब जुट चुके हैं। बाढ़ के अचुआरा में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की, जिसमें जावा, महुआ समेत भारी मात्रा में देखिए देसी शराब जो यहां से बरामद हुई उसे नष्ट किया गया। दियारा इलाके में उत्पाद विभाग की टीम नाव से पहुंची और देसी शराब को यहां पर नष्ट किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप कार्रवाई की देखते हुए, जहां पर उत्पाद विभाग की टीम की तरफ से लगातार ऐसे दुर्गम इलाकों तक पहुंचकर शराब के धंधेबाजों पर नकेल कसने की कोशिश जारी है। देखिए कितना बड़ा गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां फुलवरिया थाना क्षेत्र में मुखिया को चाकू मारी गई है। दरअसल मुखिया भूमि विवाद को लेकर पंचायती कर रहे थे और तभी विवाद बढ़ जाता है और एक पक्ष के लोगों ने मुखिया पर ही चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल घायल मुखिया को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की अब जांच की बात कह रही है। जिंदाबाद।
भाईगिरी ये नहीं चलने देंगे। तो बिल्कुल, कैंपस का किंग कौन होगा? छात्र संघ चुनाव के लिए आज का दिन बेहद खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तमाम कॉलेजों में वोटिंग सुबह 8 बजे से चल रही है। इस चुनाव में महिला वोटर सबसे ज्यादा हैं और इसीलिए सबकी निगाहें इन्हीं महिला वोटरों पर हैं। पटना वुमेन्स कॉलेज और मगध महिला कॉलेज पर सबकी निगाहें जाकर टिक गई हैं। मगध महिला कॉलेज में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। 2 बजे तक का वक्त है जब ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो वोट कास्ट कर पाएंगे। छात्राओं से बातचीत की हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। वो हमारे यूनिवर्सिटी के लिए काम करे, हम लोगों के लिए काम करे, जो फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उसको अवेलेबल करवाए। तो चुन लिया है आपने? हाँ, हमें पता है किसे वोट करना है। क्या नाम है आपका? महिमा सिंह। महिमा, कैसा नेता चाहिए आपको? ऐसा नेता जो हमारे यूनिवर्सिटी के लिए अच्छे काम करे, हमारा डेवलपमेंट करे सारा चीज़, और यूनिवर्सिटी को आगे लेकर जाए। मेरी उम्मीद है कि पटना यूनिवर्सिटी को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए और जो भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स है उसे पूरा किया जाए। जैसे एक अच्छा ऑडिटोरियम होना चाहिए, अच्छा कैंपस होना चाहिए, अच्छे फैकल्टीज होने चाहिए। तो छात्र संघ चुनाव के लिए तमाम कॉलेज में वोटिंग इस वक्त हो रही है और शाम 4 बजे के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं काउंटिंग के लिए पटना के आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में व्यवस्था की गई है और 5 अलग अलग कमरों में अलग अलग स्टॉल्स बनाए गए हैं, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। क्या है काउंटिंग की तैयारी, बता रहे हैं हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा। पटना विश्वविद्यालय में हो रही छात्र संघ चुनाव के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। फिलहाल वोटिंग जारी है, लेकिन शाम 4 बजे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और देर शाम रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। काउंटिंग होगी पटना के आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में, जिसके लिए यहाँ पे सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये जो कमरा है, यहाँ पे प्रेसिडेंट पद के लिए जो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उनके वोटों की गिनती की जाएगी। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे आगे बांस बल्ले से बैरिकेडिंग कर दिया गया है, यानी जो अधिकारी होंगे वो अंदर बैठकर काउंटिंग करेंगे। सुरक्षा में कहीं कोई चूक नहीं होगी। इसके अलावा इस रूम की अगर हम बात करें तो यहाँ प्रेसिडेंट पद के लिए जो चुनाव हुए हैं उसकी वोटिंग होगी। इसके अलावा कई और ऐसे कमरे हैं यहाँ पे जो अलग अलग पोस्ट के लिए वोटिंग जो हुए हैं उसकी काउंटिंग होगी। तमाम जो पुलिस पदाधिकारी हैं इस कॉलेज में होंगे। जो सड़कें हैं कॉलेज के आसपास उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा, किसी को यहां आने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ जो अधिकारी होंगे वो यहां काउंटिंग के सिलसिले में पहुंचेंगे और काउंटिंग करेंगे। कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। क्या कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहां तैयारी की गई है? सर, महत्वपूर्ण दिन, हंगामा ना हो, क्या कुछ तैयारी की गई है यहाँ पे? प्रशासन यहाँ कई बार दौरा कर चुका है, उन्होंने जायजा लिया है। वो 3 दिनों से लगातार यहाँ आते हैं, समय अलग अलग दिन का होता है। फिर भी आपने देखा होगा कि 5 कमरों में यहाँ हमारे जितने सेंट्रलाइज्ड पैनल के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ होगा, काउंटिंग होगा। और काउंसलर का जहाँ तक जानते हैं कि काउंसलर का उस इंस्टीट्यूशन में ही हो जाएगा। 10 महाविद्यालयों के काउंटिंग करने के बाद के बैलेट बॉक्स यहाँ पहले इकट्ठा किए जाएंगे, फिर उनको कैटेगरी में बनाने के बाद अलग अलग हिस्से में अलग अलग रूम में उनको पहुंचाया जाएगा। यहाँ पूरी कर ली गई है। देर शाम तक रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिए जाएंगे। 4 बजे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और ये काउंटिंग हो रहा है पटना के आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में, जहाँ पूरी तैयारियां की गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा आरा पहुंचे हुए, जहां उन्होंने अपराधियों की गोली के शिकार शिक्षक सिद्धनाथ राय के परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान विजय सिन्हा ने बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। ऐसे पदाधिकारी पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सुपर सीएम के डर से, कुर्सी के मोह में ये कुर्सी कुमार कानून का राज कैसे स्थापित कर पाएंगे? आपके कलेक्टर का प्रतिवेदन पर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइंस प्रेजेंट